सीपी राधाकृष्णन और जगदीप धनखड़ के नामों को लेकर भारतीय राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देकर पूरे देश को हैरान कर दिया था और अब बीजेपी ने 180 डिग्री का टर्न लेते हुए एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे कर दिया है। यह ऐलान केवल एक उम्मीदवार की घोषणा नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में छिपे उस बड़े राजनीतिक खेल की तरफ इशारा करता है जो भाजपा के भीतर और बाहर दोनों जगह समीकरण बदलने वाला है, क्योंकि धनखड़ के इस्तीफे को लेकर अब तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। कभी सेहत का हवाला दिया गया, कभी निजी कारणों की बात हुई, लेकिन विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि यह इस्तीफा किसी दबाव या आंतरिक खींचतान का नतीजा था। और अब जब बीजेपी ने दक्षिण भारत से आने वाले वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को उतारा है, तो इसका सीधा संदेश यह है कि पार्टी अपनी राजनीतिक रणनीति को राष्ट्रीय स्तर पर संतुलित करने की कोशिश कर रही है, खासकर तब जब 2025 के आम चुनाव नजदीक हैं और विपक्षी गठबंधन लगातार भाजपा पर हमलावर है। सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आने के बाद तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि भाजपा ने पहली बार दक्षिण भारत के किसी बड़े नेता को इस अहम संवैधानिक पद के लिए उतारा है। यह कदम साफ दिखाता है कि मोदी शाह की जोड़ी केवल उत्तर भारत की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे देश में एक संतुलित और व्यापक संदेश देना चाहती है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह फैसला अचानक नहीं, बल्कि काफी सोच समझकर लिया गया है, क्योंकि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाए जाने के पीछे भी किसानों की नाराजगी और पश्चिम बंगाल में भाजपा की रणनीति जुड़ी थी। लेकिन अब जब 2024 से 25 के चुनावी समीकरणों में विपक्ष ने किसान, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर भाजपा को घेर रखा है, तो पार्टी चाहती है कि वह दक्षिण भारत की हिस्सेदारी को मजबूत करे और सीपी राधाकृष्णन जैसे चेहरों के जरिए विपक्ष को करारा जवाब दे। दिलचस्प बात यह है कि धनखड़ और राधाकृष्णन की पृष्ठभूमि एकदम अलग है। धनखड़ जहां हरियाणा और राजस्थान की राजनीति से आते थे और किसान परिवार की पृष्ठभूमि से जुड़े थे, वहीं राधाकृष्णन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं और लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय रहे हैं। भाजपा का यह फैसला केवल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति का हिस्सा है, जिससे वह यह दिखाना चाहती है कि भाजपा पूरे देश की पार्टी है और हर क्षेत्र को सम्मान देती है। लेकिन विपक्ष इसे भी एक डैमेज कंट्रोल की कवायद बता रहा है। कांग्रेस और अन्य दलों का कहना है कि धनखड़ का अचानक इस्तीफा भाजपा की अंदरूनी कलह का सबूत है और सीपी राधाकृष्णन का नाम केवल उस संकट से ध्यान हटाने की कोशिश है। विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है कि भाजपा संवैधानिक पदों का इस्तेमाल केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रही है और जनता से जुड़े मुद्दों को दरकिनार कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह पारदर्शी और रणनीतिक है और इसमें कोई विवाद नहीं। मगर राजनीतिक पंडितों की राय है कि भाजपा को धनखड़ के इस्तीफे के बाद एक बड़ा चेहरा तुरंत सामने लाना था, ताकि विपक्ष को कोई बड़ा हथियार न मिल सके, और यही वजह रही कि एनडीए ने राधाकृष्णन का नाम अचानक घोषित कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी के 180 डिग्री टर्न की तस्वीर साफ कर दी है, जहां कुछ ही हफ्ते पहले तक कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि जगदीप धनखड़ पद छोड़ देंगे और उनकी जगह दक्षिण भारत से किसी नेता को लाया जाएगा। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। अब देखना यह है कि विपक्ष इस पर कैसी रणनीति बनाता है और क्या सीपी राधाकृष्णन निर्विरोध चुने जाते हैं या विपक्ष इस पद के लिए भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इतना तो तय है कि धनखड़ के इस्तीफे और राधाकृष्णन की एंट्री ने 2025 की सियासत को और ज्यादा रोचक और नाटकीय बना दिया है। आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक और मीडिया से लेकर जनता तक हर जगह इसी चर्चा का दौर चलेगा कि आखिर भाजपा का यह 180 डिग्री टर्न देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा और इसका असर आने वाले लोकसभा चुनावों पर कैसा पड़ेगा।